नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम धामी, रानीखेत और लैंडसौन छावनी क्षेत्र में नगर पालिका में शामिल करने का किया अनुरोध। सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियों की भरमार, 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां मिली। ईडी ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत 15 ठिकानों पर की छापेमारी। चारधाम यात्रा में हेली सेवा संचालन में नियमों का पालन करने के लिए सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में कमांडिंग कंट्रोल सेंटर स्थापित। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक आज भारी बारिश के आसार, बिहार तक पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जर्जर तार और बिजली के खंबे हादसों को दे रहे हैं न्योता। बिजली खंभों के पास रोजाना खड़े होते हैं वाहन। बरसात में करंट फैलने का 4 गुना खतरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार जानलेवा बन चुके हैं। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां हरिद्वार में नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार जानलेवा बन चुके हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। शिवालिक नगर में झूलते खंबे, जर्जर तार और बिजली के खंबे हादसों को दे रहे हैं खुला न्योता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली खंबे के पास रोजाना खड़े होते हैं वाहन। बरसात में करंट फैलने का 4 गुना खतरा। बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार जानलेवा बन चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने दिशा निर्देश पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा आज शाम तक होते ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव लड़ेंगे वाले प्रत्याशी भी अब चुनावी समर में कूदने को तैयार हैं। परवादून कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ राजनीति बनाते हुए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया कि सरकार जानबूझकर पंचायत राज व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली है, क्योंकि पहले निकाय चुनाव देर से कराए और अब पंचायत चुनाव को काफी समय तक लटकाया। लेकिन हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं और भाजपा सरकार की कथनी और करनी से त्रस्त लोग अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। किया गया है, मगर अभी भी सबको इंतज़ार है चुनाव की डेट का। पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे? कुछ दिन पहले ही एक चुनाव की लिस्ट पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग को ये बोलना पड़ा कि ये ओरिजिनल नहीं है, गलत है लिस्ट। तो सूत्रों से खबर ये भी है कि ये लीक हुई थी लिस्ट। अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा।
मगर जिस तरीके से पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव भी लेट हुए, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को खंडित करने का काम प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। जो अधिकार हैं, जो पंचायतों के अधिकार हैं, नगर निकायों के जो अधिकार हैं, उनमें प्रशासकों को बैठाया गया। तो जिस निरंतर गति से जो काम चल रहा था, जो विकास कार्य चल रहे थे, वो बहुत धीमी गति से काम होने लगे। तो सबकी ही मांग थी कि पंचायत चुनाव समय पर हो। आखिरकार सरकार ये चुनाव समय पर क्यों नहीं करा पा रही है? तो हम सब अभी तो वेट ही कर रहे हैं। अभी तो आरक्षण आया है और कई कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पे, जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो पंचायतों में कुछ ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की, जिला पंचायत की, वार्ड सदस्य की। तो हमारी तैयारी है। हमने अभी कुछ दिन पूर्व दूधनी क्षेत्र में हम लोगों ने बैठक भी करी थी गढ़ेवाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, और अभी हम लोगों के द्वारा, कांग्रेस संगठन द्वारा गांव-गांव में जाकर कार्यक्रम हम लोगों के आयोजन की तैयारी अभी शुरू होने वाली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हुए हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हेली सेवाएं मौसम के मुताबिक की संचालित हों और मानसून में इन्हें बंद करने का विचार किया गया है। अब तक 4 क्रैश लैंडिंग और एक बड़ा हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इन मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार गंभीर है, जांच करवाई गई है और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए वाकई दुखद घटना है। हमारे जिस तरीके से हेली सेवाएं और जो हमारी एजेंसियों के द्वारा जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार बिल्कुल गंभीर है। उसमें जांच भी हुई है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया है और एजेंसी के साथ में बैठ कर के और तमाम उन अधिकारियों के साथ बैठ कर के मुख्यमंत्री जी ने उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और सख्त रुख अपनाते हुए उनको आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए भी हिदायत देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, एजेंसियों को भी समझना चाहिए और हमारे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हमारी एजेंसियों का है। और इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने हमेशा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कोई घटना ना घटे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां चंडीगढ़ में महापौर परिषद यानी मेयर काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देहरादून के मेयर सौरभ थपालिया ने भी प्रतिभाग किया। इस बात पर मेयर सौरभ
तपलियान ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से जल संवर्धन में मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में देश भर के कई वरिष्ठ मेयर भी शामिल हुए, जिनमें लगभग 3 साल का अनुभव हो गया है और उसने भी निगम के क्षेत्र विकास के लिए कई सुझाव किए हैं। खबर आप बाकी इसमें धन को लेकर और कैसे कैसे अपने अपने निगम क्षेत्र में और किस तरीके से कार्य करना है, क्योंकि जो कई वहाँ पे सीनियर मेयर भी थे जिनको 3-3 साल हो गए, वो लोग भी थे, तो कई लोगों के उनके अनुभव से हमें कई सारा उसमें मार्गदर्शन मिला और जो नए मेयर से उनको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला है। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवहन निगम अब जल्दी पुरानी बसों को हटाकर नई बसें मिलने जा रही हैं। हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ताहाल बसें जो सड़कों पर अब चलने की स्थिति में नहीं है, उनको हटाया जाएगा और उसकी जगह पर नई बसें परिवहन निगम खरीदने जा रहा है। प्रबंधन निदेशक ने कहा कि नंबर में परिवहन निगम ने 130 बसें खरीदी थी और 100 नई बसें 3 महीने के भीतर सड़कों पर आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी लाई जाए, तो उन्हीं के निर्देशन अनुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हम उनको बाहर करें और नई अच्छी बसेस लेके जाएं। कर्मचारियों की इसमें चालक परिचालक की थोड़ी सी कमी देखी गई है, तो इसके लिए हमने बीच में भी कुछ परिचालक आउटसोर्स से लिए थे, अभी और भी हम इसके प्रयास कर रहे हैं। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां देहरादून प्रेस क्लब सभागार में बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा आयोजित सेमिनार में एलिवेटेड रोड परियोजना को गरीब बस्तियों को उजाड़ने वाली साजिश बताया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर दोहरे स्वयं का आरोप लगाया। जहां कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की दलीलें दी जा रही हैं, वहीं चुनावों में बस्तियों को मालिकाना हक देने के वादे किए गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट और एनजीटी को भेजे गए नोटिस तुरंत निरस्त करने और बस्तियों को वैधता व सुरक्षा देने की मांग की। आंदोलन के प्रतिनिधि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं। परिवारों के मुद्दों पर चर्चा करना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर उन्हें एकजुट करना तथा प्रभावितों की आवाज पर आंदोलन करना। और जो ये बीजेपी के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अवैध है, यहाँ पर जो है मुस्लिम है, यहाँ पर जो है रोहिंग्या है, यहाँ पर जो है बांग्लादेशी है, इस तरह की बातें बताने का काम करेंगे। हम खोए नहीं है, हम भागे हुए हैं। यह मांग करता है कि गैर जरूरी एलिवेटेड रोड को निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट एवं एनजीटी के नाम पर गरीब बस्तियों को उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या नीति बने जो अधिवक्ताओं के हक में हो। क्या हाल ही में पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया था। इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शिवनारायण ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के कैंप कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, और उनसे हम जानेंगे कि बार काउंसिल किस तरीके से काम करती है। बार काउंसिल वकीलों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, क्या क्या ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि जो वकीलों को सामने आ जाती हैं और उनको वो किस तरह से उनका निस्तारण करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है, अभी आप बार काउंसिल से निर्वाचित होकर के आए हैं, मनोनीत होकर के आए हैं, तो किस तरीके से देखते हो, क्या रणनीति है अधिवक्ताओं के लिए? धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया
कि मैं अपनी बात रख सकूं। सबसे पहले तो मैं एक भ्रम ये हटा दूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड एक अलग संस्था है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गमन होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है और हर स्टेट की अलग अलग काउंसिल होती है। काउंसिल का वर्क ये होता है कि जो नए वकील बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है उन्हें सुनना और उनके वेलफेयर के लिए जो हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एसोसिएशन होती है। देहरादून की बार की अलग है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ागढ़ है, ये सारे हमारे अंडर में रहते हैं, हमारे संदर्भ में रहते हैं ये लोग। अब होता क्या है कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि हम लोग स्टेट बॉडी हैं, ये लोग डिस्ट्रिक्ट बॉडी होते हैं। अब जब मुझे BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मनोनीत किया है, क्योंकि हमारा टर्म पूरा हो चुका था। 5 साल की बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं। 20 मेंबर में अब धीरे धीरे हमारा समय पूरा हो चुका था, बार काउंसिल ने समय भी बढ़ाया था, इसलिए अब मुझे मनोनीत किया है कि जब तक ये चुनाव नहीं होते तब तक मैं चेयरमैन रहूँगा इसका और मुझे आगे का काम देखना है। परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि हमारे साथ जो है 25,000 अधिवक्ता हैं। अभी इनरोलमेंट की अगर मैं लिस्ट देखूँ तो 25,000 अधिवक्ता आ रहे हैं। समस्या सबकी है क्योंकि बहुत जल्दी लॉ कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ बैठें, किसके पास बैठें, कहाँ से इतना काम भी नहीं है कि इतना काम कहाँ से करें। एक बाढ़ सी आ गई है अधिवक्ताओं की, और बाढ़ आने का एक कारण और है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है। जो हमारी पहले फीस थी 25,650 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी, अब वो 750 रुपये कुल हो गई है। तो अनसीरियस लोग भी अब वकालत के पैसे में अपना रजिस्टर्ड करा लेते हैं। वकालत करेंगे नहीं करेंगे तो बात का प्रश्न है, लेकिन इस समय इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पिछले 1 साल में जो है कम से कम 2,000 अधिवक्ता, 3,000 अधिवक्ता एकदम से आ गए हमारे पास। हाँ, ये थे हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारियां दी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री या ऑनलाइन मैरिज होने से क्या नुकसान होंगे, ऑफलाइन होने से क्या फ़ायदे होंगे, ये सब इन्होंने हमें बताया। और जनता को जागरूक करने के लिए जो अधिवक्ता होते हैं उनको जानकारियाँ होती हैं। जो अब सेंटर नए खुले हैं उनके भी पास इतनी जानकारियाँ नहीं है, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप में एक ठगने का महसूस होने का एक लगता है कि जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं कि हम ठगेंगे जाएंगे। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बुलेटिन में। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाजा से अच्छी खबर यह है कि इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। मुख्य वन आरक्षण निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश के जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि पिछले साल 2024 की तुलना में 1200 वन बीघा की घटना सामने आई, जिसमें 1070 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थी। 2020 में आग की घटनाएं 135 घटनाएं सामने आई, जिसमें 172 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। 114 सालों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र 2018 में प्रभावित हुआ था। 2018 में 2000 आग की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 4,04,480 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। निशांत वर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य में कम्युनिटी सेंटरों को आग नियंत्रण और प्रबंधन में भागीदारी के लिए सक्रिय किया गया। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का भी बेहतर उपयोग किया गया। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है।
इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में 1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के हरमिटेज सभागार में एक गरिमान्यी समारोह के दौरान एनसीसी के नैनीताल हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर कोमोडोर वीआर सिंह ने कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को ऑनरेरी कर्नल की उपाधि के सम्मानित किया। डीजीएमसी की ओर से उन्हें ऑनरेरी पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स में वर्दी सौंपी गई और वर्दी से जुड़ी मर्यादा व नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रोफेसर रावत ने कहा, मेरे पिता चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं। आज वर्षों बाद मुझे वर्दी पहनने का अवसर मिला है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को बधाई देते हुए सेवा भावना जीवन में अपनाने का संदेश दिया। जो ऑनर है वो इंडिविजुअल का ऑनर नहीं होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ऑनर है, ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनर है, उसके स्टूडेंट्स का ऑनर है, उनके टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑनर है। एंड इस तरीके के जो ऑनर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं यंगर जनरेशन को, एंड आई होप हमारे स्टूडेंट इससे मोटिवेट होंगे। अभी तो हम लोगों ने पिछले 2 साल में यूनिवर्सिटी में काम किया है, जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिए हैं एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास एज ए कैप्सूल इतने प्रोग्राम्स नहीं। नंबर 2, इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिला है क्योंकि हमारे बच्चों को हम लगभग 40 बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर कर चुके हैं। अभी HDF में 26 बच्चों को इंटर्नशिप दी है। हमने 65 टीचर्स को इंटरनल फंडिंग की। इस बार सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें 42 टीचर्स ने उसको अप्लाई किया है। तो 1-1.5 करोड़ के बीच का वो अनुदान होगा जिससे हमारी रिसर्च एक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा। डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय जो एनसीसी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं, एक सम्मान, एक उनको मान, एक रिकग्निशन डीजी एनसीसी की तरफ से कुलपति महोदय को दी जाती है। और आज नैनीताल एनसीसी को बहुत गौरवान्वित है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर श्री दीवान सिंह रावत जी को ऑनरेरी रैंक प्रदान किया गया है। नैनीताल के लिए, नैनीताल एनसीसी ग्रुप के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए आज एक गर्व का दिन है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।